नमस्कार, आदाब। आज अपन जलगांव के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के जलगांव शहर में और दूसरे दिन सुबह दूसरे पार्टी में चला जाता है और इन अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी तरीके से अदा नहीं कर पाता। हम चलेंगे उत्तर की दिशा में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो काफी विस्तृत है, व्यापक है, लेकिन उतना समय नहीं है आपके सामने वो बात रखने का। मैं थोड़े में कोशिश करूंगा कि अपनी बात रखूं। सबसे पहली तो ये बात है कि अगर हमें एक सभ्य समाज होना है, जो बातें कही गई कि हम सभ्य समाज से काफी दूर हैं इस समय, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हमें एक सभ्य समाज बनाना है। सभ्य समाज बनाने के लिए बातें बताई गई, रोजगार, लोगों की आमदनी, साफ पर्यावरण, प्रदूषण से बचना, सबको एक लिविंग वेज होना कि मिनिमम वेज हो। लिविंग वेज का मतलब है खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे भूटान ने कहा हैप्पीनेस इंडेक्स, ना कि जीडीपी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब है कि व्यक्ति के पास समय होना चाहिए, वो अपने परिवार के साथ समय गुजार पाए। तो काम 8 घंटा, बाकी समय अपना, तब जाके खुशहाली बढ़ेगी। तो लेजर और एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। लोग पिस रहे हैं, उनके पास कोई लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है। तो ये जो एक हमें सब समाज बनाना है, उसके लिए हमें अपना जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है उसको बदलना पड़ेगा। ये जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है आज, जिसने हमें एक तरह से जकड़ लिया है, वो उस जकड़ में अगर हम पड़े रहेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा डेवलपमेंट पैराडाइम क्या है। आज अगर हम देखें तो बहुत समय पहले गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता था। करीब ज्यादातर चीजें गांव के अंदर ही उत्पादित होती थी। बाहर से बहुत कम चीजें आती थी, नमक हुआ, कुछ इस तरह की चीजें आ जाती थी बाहर से। आज गांव या शहर एक टापू नहीं है अपने आप में, उसका लिंक है सारी दुनिया से, सारे बड़े समाज से। तो जो हमारी समस्याएं हैं गांव में, जो हमारे शहरों में समस्याएं हैं, उसका जो लिंक है, जो बड़े पटल पे लिंक है, उसको हमें समझना पड़ेगा। आज अमेरिका में जो होता है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। गाजा में युद्ध हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारे बच्चे गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं क्योंकि गांव में परेशानियां हैं। तो इतना ज्यादा लिंकेज जो है उसको हमें समझना पड़ेगा कि ये ऐसे में किस प्रकार से हमारी कॉन्शियसनेस बदले, जिससे कि बुनियादी जो बदलाव हम चाहते हैं एक सभ्य समाज बनाने के लिए, वो कैसे आए। आज अगर आप देखें तो काली अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। करप्शन बढ़ रहा है, गैर कानूनी काम बढ़ रहे हैं, उससे समाज टूटता है, उससे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उल्टी दिशा में चल देती है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। फिर हमको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी बहुत असर कर रही है समाज पे। आप देखें तो किसानी में भी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर्स, आलू खोदने की मशीन, इस सब की वजह से कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ये कृषि में 0 हो गई है सन 2000 के आसपास से। तो इसीलिए कृषि में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। मतलब लोग खेत में जाते हैं लेकिन वहां पे काम नहीं है, उस पर उत्पादकता नहीं है, और उत्पादकता नहीं होने से उनका कृषि में कंट्रीब्यूशन नहीं है।
आप देखिए बैंक, पहले सारे काम करने के लिए बैंक के अंदर शाखा में जाना पड़ता था। आज कंप्यूटर के जरिए पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पासबुक भरवाना है तो कंप्यूटर पे आ जाती है, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें तो पिछले 30 सालों में बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन वहां जो स्टाफ है वो आधा हो गया। हम पहले खरीद फरोख्त करने के लिए बगल की दुकान में जाते थे, आज हम ई कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं, खासकर शहरों में, गांव में कम है। तो ई कॉमर्स तो बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है, वहां पे इतना रोजगार पैदा नहीं होगा। जो हम बगल की दुकान में जाते हैं वहां पे रोजगार पैदा होता है। तो हमारे देश में कृषि के बाद दूसरे नंबर पे जो रोजगार पैदा करता है वो है ट्रेड सेक्टर, जो आपका रिटेलर है, जो आपका होलसेलर है, वहां पे। तो अगर मैंने 2012 में एक लेख लिखा था, मैं मेक्सिको से जब लौटा, वहां देखा कि छोटी दुकानें हैं ही नहीं, सब बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें, वॉलमार्ट, सीयर्स, रोबर्ट, ये सारे थे वहां पे, उनमें काम नहीं। तो मैंने देखा कि वॉलमार्ट, भारत का जितना सेल परचेज होता है उसका 2/3 वॉलमार्ट करता है, और वॉलमार्ट में सिर्फ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग को रोजगार मिलता है। अगर उसको हम वॉलमार्ट को सारा थमा दें तो देश में सिर्फ 35 लाख लोगों को काम मिलेगा, जबकि हमारे देश में जो ट्रेड सेक्टर है उसमें 35 मिलियन यानी कि 10 गुना ज्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर आप सारा का सारा ट्रेड वॉलमार्ट को थमा दें तो 10% लोगों को सिर्फ काम मिलेगा। तो ई कॉमर्स के चलते चलते आप देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी ट्रेड सेक्टर में हो रही है, कृषि में हो रही है और ट्रेड सेक्टर में हो रही है। तो जो सोशल जस्टिस की बात की अभी हमने, सोशल जस्टिस कैसे आएगा? जब रोजगार पैदा नहीं होगा, जब कृषि में परेशानी होगी तो वो नहीं आ सकता। और स्कूलों की हालत बताई, अभी असर की रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले। 14 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, आधे 40% बच्चे, यानी कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, और ड्रॉप आउट कर जाने के बाद उनको जो काम मिलेगा वो कोई बहुत ही निम्न किस्म का काम मिलेगा, उनको कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा, तो गरीबी चलती रहेगी। तो हमारी स्कूली शिक्षा के बारे में अभी जिक्र किया गया, स्कूली शिक्षा में बहुत ज्यादा परेशानी है। और ये परेशानी क्या है? हम लोग रट्टा लगा के पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, जबकि शिक्षा एक घर की तरह है। अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर की मंजिल और कमजोर होगी, ऊपर की मंजिल और कमजोर होगी और ढह जाएगा। तो बुनियादी तौर पे शिक्षा बहुत ही अहम है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ भी नहीं पैदा होगी। लेकिन शिक्षा के बारे में हम लोग बराबर लिखते आए हैं कि शिक्षा का कंटेंट क्या हो। अगर शिक्षा में आप गैर बराबरी सिखाएंगे तो आदमी गैर बराबरी की तरफ जाएगा। अगर शिक्षा में आप सिखाएंगे किस किस प्रकार से हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो शिक्षा दूसरी तरह की होगी। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैपिटलिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करना है उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे ये बताया जाता है कि जर्मनी में जब हिटलर का राज था तो बी फॉर बॉम्ब सिखाते थे, आर फॉर राइफल सिखाते थे, समाज को मिलिटराइज करने के लिए कि वहां पे मिलिट्री तेज हो। तो शिक्षा होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या है वो और भी ज्यादा है। सिर्फ शिक्षा ही अपने आप में वो नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें शिक्षा पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी समस्या आज देश में क्या है? गरीबी। गरीबी क्यों है? क्योंकि रोजगार कम है, बेरोजगारी बहुत है। हम लोगों ने अक्टूबर 2022 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन होता था, उसके उपलक्ष्य में हमने एक रिपोर्ट रिलीज की थी रोजगार और बेरोजगारी पे।
उसमें हमने दिखाया कि बेरोजगारी 4 तरह की है। सरकार तो सिर्फ एक तरह की बेरोजगारी बताती है, हमने बताया 4 तरह की है। जो सरकार जो बेरोजगारी बताती है वो सही नहीं बताती है। तो एक तो वो है जो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, सरकार वही आंकड़ा देती है। लेकिन एक वो है जिसने काम ढूंढना बंद कर दिया, तो उस तरह के 19 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया। तीसरा वो है जिसको हफ्ते में पूरा काम नहीं मिलता, वो चौक पे जाता है लेकिन उसको 1 घंटा 2 घंटे का काम मिलता है। रिक्शा वाला बाजार में खड़ा रहता है, 12 घंटे उसको 3-4 घंटे का काम मिलता है। कोई सिर पे बोझा ढोने वाला है, उसको दिन भर खड़ा रहता है, 2 घंटे 3 घंटे का काम मिलता है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो 4 तरह की जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। तो हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 32 करोड़ हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है, 28 करोड़ हैं जिनके पास काम है ही नहीं या ढंग का काम नहीं है। तो ये समस्या ये है कि अगर 32 करोड़ को 140 करोड़ लोगों को जो है जीवन निर्वाह करना है, तो एक व्यक्ति के ऊपर 4.4 लोगों का बोझ है। अगर ये 28 करोड़ को भी काम मिल जाए तो 60 करोड़ को 140 करोड़ को सपोर्ट करना है, तो एक व्यक्ति के ऊपर 2.4 लोगों का बोझ होगा। तो अपने आप सुखाली बेहतर होगी। हम लोग भलसवा दिल्ली के एक कोने में है, वहां जाते हैं, महिलाएं बताती हैं कि काम नहीं होने से परिवार का खर्च नहीं चलता, हमें काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा। बच्चे परेशान हैं, नौजवान वो सारा टाइम मोबाइल लेके समय बिताते हैं, काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है। और हमने देखा एक बिहार की स्टडी कि माता पिता कह रहे हैं बच्चों को कि हमने आपकी शिक्षा पे खर्च किया, आपने 3 बार इम्तिहान लिया, 4 बार इम्तिहान लिया, आप में दोष होगा कुछ। तो माता पिता फ्रस्ट्रेटेड है कि पैसा खर्च किया, हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा, हमने मॉरिस नगर भेजा दिल्ली के पास में, और आप वहां पे काम नहीं मिल रहा है, आप जो शिक्षा में पास नहीं हो रहे, बार बार इम्तिहान ले रहे हैं। तो बच्चा तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो हताश है, वो निराश है, और माँ बाप भी हताश निराश। तो इसका असर बच्चों पे क्या हो रहा है? बिहार की स्टडी है कि वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जो इशारा किया गया, ड्रग्स और ड्रिंकिंग में पड़ गए। अब ड्रग्स और ड्रिंकिंग में पड़ने का मतलब क्या? काम है नहीं, पैसा नहीं है, अब आपको ड्रग्स और ड्रिंकिंग कहां से होगा? तो घर में नोच खसोट हो रही है, वायलेंस घर के अंदर आ गई है। और वायलेंस ही नहीं आई, बगल में चोरी चपाटी करते हैं। भलसवा में मुझे माताओं ने बताया कि बच्चों ने कुछ ग्रुप बना के वो इधर उधर कुछ गलत काम करने लग गए। तो आप ये देखिए, ये जो रोजगार और बेरोजगारी की समस्या है, इससे कितने सामाजिक परेशानियां हैं। और ये जो यूथ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक कार्डर भी तैयार हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज उनको गलत दिशा में ले जाती हैं, उनको कुछ पैसा दे देती हैं, अपने काम कराती हैं। तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया, सरकार तो कहती है कि 50 लाख से 80 लाख अगर काम पैदा होंगे काफी है। हम लोगों ने अंदाज लगाया कि काफी नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि 28 करोड़ तो पहले से ही जो काम ढूंढ रहे हैं। और हर साल कितने बच्चे जो आते हैं जिनको काम चाहिए? हमने अनुमान लगाया 2.7 करोड़ बच्चे हैं जो 15 से 64 साल की उम्र के होते हैं, उनको रोजगार चाहिए होता है। तो 15 से 29 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो 2.4 करोड़ हर साल तैयार होते हैं काम के लिए। और सरकार कितने काम दे रही है? बहुत कम। हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसमें काम कितना है? सिर्फ 5-10 लाख लोगों का। कि 2.4 करोड़ लोगों को कहां जाएंगे? वो असंगठित क्षेत्र में जाएंगे, उनको काम नहीं मिल रहा। तो हमारी समस्या ये है कि हमको कम से कम 5-7 करोड़ काम हर साल पैदा करने हैं। अगर उतने काम हम पैदा नहीं करेंगे तो ये 28 करोड़ का जो बैकलॉग है, और हर साल जो 2.7 करोड़ जो बच्चे काम चाहते हैं, उनको काम नहीं मिलने वाला है।
तो इसलिए ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये बहुत ही अहम समस्या है। इसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रोजगार कैसे पैदा हो। अब रोजगार पैदा करने में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि रोजगार आएगा कहां से, क्योंकि सरकारी नौकरी में रोजगार का समाधान नहीं है। हमारे अगर देखें तो 60 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। अगर हम इसको दुगना भी कर दें, 4 करोड़ भी कर दें, तो अपने आप में समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कृषि की तरफ, और हमारा जो माइक्रो सेक्टर है, जो सूक्ष्म सेक्टर है, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर जिसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम, इसमें 97.5% रोजगार आता है माइक्रो सेक्टर से। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट है, स्मॉल और मीडियम 6 लाख है, बड़े यूनिट 6000 है। पर बड़े यूनिट बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड हैं, बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड हैं, और ये समस्या और तेजी से बढ़ने वाली है जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए डॉक्टर के काम, इंजीनियर के काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम, ये सब भी खत्म होते चले जाएंगे। छोटे छोटे काम तो हो ही रहे हैं, कॉल सेंटर्स, बीपीओ बंद होने के कगार पे आ गए हैं अगले 2-3 साल में। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो समस्या बहुत ही भारी है, और हमें जो काम पैदा करना है उसके लिए हमें कृषि की तरफ देखना पड़ेगा और माइक्रो सेक्टर की तरफ। यहीं पे काम निकल सकता है, जो बड़े लेवल पे, जो हमें 5-6 करोड़ काम हर साल पैदा करना है। लेकिन सरकार की नीतियां क्या कर रही है? सरकार की नीतियां इन्हीं को खत्म कर रही है। कृषि को कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश है, और कॉर्पोरेट सेक्टर मैकेनाइज होगा, और भी ज्यादा मैकेनाइज होगा, वहां पे और कम काम होगा, और माइक्रो सेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी माइक्रो सेक्टर में 1.7 व्यक्ति एवरेज में काम करता है। उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, उसको आप फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, उसको आप किल कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं बस। और खत्म करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी सरकार की नीति क्या है आज? सरकार की नीति है जिसको मैं कहता हूं ट्विन प्रॉन्ग नीति। 2 सर्कल बना दिए हैं, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर का और एक गरीबों का। कॉर्पोरेट सेक्टर को कंसेशन देते चले जाइए, जैसे 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया और 1.6 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया कॉर्पोरेट सेक्टर का। दूसरी तरफ गरीब को गरीब रखिए और उनको लाभार्थी बना दीजिए। उनको आप 5 किलो राशन दे दीजिए, उनको गैस दे दीजिए, अगले इलेक्शन में कुछ और दे दीजिए, तो 80 करोड़ का वोट लेते रहिए। और ये जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को वहां पे आप थमाते चले जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि बंबई का एयरपोर्ट किस प्रकार से दिया गया एक बड़े कॉर्पोरेट को। पहले इनकम टैक्स रेट हो गई, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेट हो गई, और फिर उन्होंने साथ में बेच दिया। सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, जो सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है, वो खरीदने वाली थी होलसेल से 2 प्रॉफिटेबल कंपनियां। एग्रीमेंट हो गया, अगले दिन एग्रीमेंट तोड़ दिया और उसी बड़े कॉर्पोरेट को दे दिया। तो एक ही कॉर्पोरेट सेक्टर एक्वायर करके बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये चाइबॉल का मॉडल है साउथ कोरिया का। वहां पे बड़े बड़े आपने देखा कंपनियां हैं, सैमसंग है, ह्यूंडई है, इस तरह की बड़े बड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बना दिए उन्होंने, जिससे वर्ल्ड में कंपटीशन कर पाए। यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो साउथ कोरिया के चाइबॉल हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पे बड़े हुए हैं। वो टेक्नोलॉजी डेवलप की उन्होंने, कार की टेक्नोलॉजी की उन्होंने, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमारे जो कॉर्पोरेट हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर रहे, ना टाटा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ना बिरला कर रहे हैं, ना अडानी कर रहे हैं, ना अंबानी कर रहे हैं। वो एक्विजिशन के आधार पे कर रहे हैं। इसके चलते हुए हमारा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो घबरा गया है, वो देश छोड़ के जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तो बिजनेस को प्रमोट करने में कंसेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के जा रहा है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो है जो $100 मिलियन से ज्यादा जिसके पास संपत्ति है। तो हमारे देश में 2.5 लाख अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जिनमें से 2014 और 2019 के बीच में
23,000 लोग पलायन करके देश छोड़ के चले गए, और 2019 में 6,000 और 2022 में 7,500 और चले गए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देश का खराब हो गया है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बाहर चले गए। इसलिए आपने देखा हमारे देश का इन्वेस्टमेंट सबसे ऊंचे स्तर पे 2012-13 में 36% पे था, और उसके बाद गिर के वो 30% पे आ गया। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो आपका ग्रोथ रेट कम हो जाता है, जब ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो आपका रोजगार पैदा होना कम हो जाता है। तो ये जो नीति है, ट्विन स्ट्रैटेजी, एक तरफ एग्लोमरेट्स को बढ़ाइए और दूसरी तरफ गरीब को गरीब रखिए, गरीब को एक भिखारी बना दिया कि आप हाथ फैला के लेते जाइए, उनकी डिग्निटी से खिलवाड़ हो रहा है। और जब ये गैर बराबरी होती है तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इस प्रकार की नीति सरकार क्यों अपना रही है? वजह उसकी हिस्टोरिकल है, इसीलिए हमें अगर समग्र दृष्टि बनानी है तो हिस्टोरिकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी समझना पड़ेगा। आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल डोमिनेट करता है। वो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनके जरिए हर देश में पेनिट्रेट कर गया है, और उसके चलते हुए आपको नीतियां वो बनानी पड़ रही हैं जो वर्ल्ड बैंक, IMF की कंडीशनैलिटी से आती है। तो हमारे देश में वर्ल्ड बैंक, IMF की कंडीशनैलिटीज 1991 से लागू है, पर लेकिन वर्ल्ड बैंक, IMF का दबाव हमारे ऊपर बराबर बना रहा। जब आपने देखा 1967 में सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन देश में करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने पीने की वस्तुओं की कमी थी, तो उन्होंने हमें स्क्वीज करके 57% डिवैल्यूएशन कराया 1967 में। उसके बाद 1980 में उन्होंने कंज्यूमरिज्म का दौर खुलवा दिया, क्योंकि 1980 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और उस समय हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आई। हम फिर IMF के पास गए तो उन्होंने कहा मार्केट को खोल दीजिए, आपका मार्केट बंद है इसलिए आपके यहाँ परेशानी है। तो आपको पता है कि 1982 में मारुति कार आ गई, कलर टेलीविजन आ गया, जो तरह तरह के व्हाइट गुड्स आ गए, और उसी में 1980 के दशक में जो हमारा ऋण था, विदेशी ऋण जो $10 बिलियन था 1980 में, वो 1989 तक आते आते $93 बिलियन हो गया, और हम पे नहीं कर पा रहे थे अपना ऋण, उस पे जो इंटरेस्ट था वो नहीं पे कर पा रहे थे। तो फिर अर्थव्यवस्था में फिर परेशानी आई, और तब IMF, वर्ल्ड बैंक ने हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुलवा दी, अपनी और कंडीशनैलिटी लगा दी। उसके चलते हुए गैर बराबरी और तेज हो गई, क्योंकि ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं इनको मैं कहता हूं ये बाजारीकरण है। बाजार तो देखिए हरदम से है, बाजार तो गांव में भी होता है। आपने गेहूं पैदा किया, किसी ने कपड़ा किया, किसी ने जूते बनाए, आपस में आपने एक्सचेंज कर लिया, वो भी बाजार है। लेकिन बाजारीकरण का मतलब है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बाजार के, वो घर के अंदर आ गए। तो बाजार के क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला है कि डॉलर वोट चलता है। डॉलर वोट का मतलब आपके पास $1 है तो 1 वोट है, आपके पास $1 लाख है तो 1 लाख वोट है। यानी कि यहां डेमोक्रेसी नहीं चलती, इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब एक व्यक्ति एक वोट, पर अब तो कितने डॉलर? तो अमीर आदमी तो मर्सिडीज बेंज खरीद सकता है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं तो वो खाना नहीं खरीद सकता, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। तो इसलिए जो डॉलर वोट है उसके चलते हुए डेमोक्रेसी कमजोर पड़ जाती है, और जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और हाशिए पे चला जाता है, क्योंकि जो उसकी जरूरत है वो तो बाजार में उत्पादित नहीं होगी, जो अमीरों की जरूरत है वो बाजार में उत्पादित होगी। कृषि में भी पहले हम जो गरीब आदमी की जो वस्तु है उत्पादन वो करते थे उत्पादन, लेकिन अब जो अमीरों को चाहिए उसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो गरीब आदमी एकदम हाशिए पे हो जाता है। और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, क्योंकि एक अमेरिकन बराबर 30 भारतीयों के, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 30 गुना ज्यादा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में किसकी चलती है? उनकी चलती है, अमेरिका की और OECD कंट्रीज की, भारत की नहीं चलती है। तो इसलिए जो ये नीतियां हैं जो बाजारीकरण की, उसका गहरा असर पड़ा है हमारे ऊपर। हम सब इम्प्लिसिटली बाजारीकरण की नीतियों पे चल पड़े हैं, और कि हम बाजारीकरण में फंस गए। बाजारीकरण से हमको निजात पानी है, तभी मूवमेंट तेज होंगे, नहीं तो हम एटमाइज होंगे। आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमजोर क्यों पड़ा है दुनिया में?
कि कलेक्टिव एक्शन बहुत मुश्किल हो गया, कलेक्टिव एक्शन हो नहीं रहा। तो हमें बड़े पटल पे हमको ऑर्गेनाइज करना है। और किसको ऑर्गेनाइज करना है? वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ एंड विमेन, जो 4 चीजें अभी गिनाई गई, ये अगर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इनकी डिमांड कॉमन डिमांड हो जाए, तब जाके बहुत अहम है, वो है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन तो हरदम होगा, हमको खपत तो करनी है जिंदा रहने के, पर कंज्यूमरिज्म का मतलब है कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। लोग अमेरिका में कहते हैं ये शर्ट मैंने 1 साल पहन ली, अब बेकार है, फेंक दो। ये शर्ट तो 10 साल चल सकती है। कार आपकी 30 साल चल सकती है, पर 5 साल में मॉडल ईयर बदल जाता है, आप कार बदल देते हैं। तो जो एक कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन है, उसमें हम सब खेल रहे हैं, कंज्यूमरिज्म। अब आईफोन आता है तो लाइन लग जाती है, वो आईफोन तो 10 साल चल सकता है, लेकिन आईफोन बदलना है। बच्चे होड़ लगाते हैं कि अब हमें ये चाहिए। माता पिता परेशान है, लेकिन होड़ है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जो अहम मुद्दे हैं उससे भटक जाता है। सरकारें उसका फायदा उठाती है, कहती है देखो कि देश में कितनी बड़ी कारें आ गई, कितने बड़े टेलीविजन आ गए, कितने ये आ गए, कितना वो आ गया। जो अहम मुद्दे हैं उनसे हम भटक जाते हैं। तीसरी चीज जो इसके साथ बाजारीकरण के साथ जुड़ी हुई है, वो है एटोमाइजेशन। यू आर एन इंडिविजुअल हु इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने